जब मैं थक जाता हूँ, जब बहुत परेशान रहता हूँ, जब तबला लेके 1-2 घंटा बैठ जाते हैं, जैसे अंदर शरीर में बहुत आपको सुस्ती लग रहा है यार सब शरीर टूट रहा है, आप 1 घंटा रियाज करो एकदम फ्रेश हो जाओगे। सच्चाई यही है कि मेरे से संगीत छूट गया, तबला छूट गया तो मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊँगा। क्या बात है शीलन, बहुत अच्छा। तो आज के वीडियो की शुरुआत ही रिदम से हुई और कमाल की रिदम से हुई और मेरे साथ एक रिदमिस्ट हैं श्रीधर चारी जी, जो कि फिल्मों में गानों में रिदम देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जीवन में भी एक रिदम होना चाहिए, बातचीत में भी एक रिदम होना चाहिए, लेकिन गाने तो बगैर रिदम के हो नहीं सकते, खासतौर से हिंदुस्तानी संगीत, है ना। तो श्रीधर, ये रिदम आपके जीवन में कैसे और कब समाई? ऐसी बात है या मतलब ऐसी घटना है कि मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे, मतलब सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मेरे घर में कोई गाने बजाने का कोई माहौल था भी नहीं, आज भी नहीं है। मैं जब छोटा था स्कूल जाते थे तो उस समय अनूप जी की वो जो भजन संध्या, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए और रंग दे चुनरिया, और काफ़ी सारे जो उस समय हिट था भजन संध्या के नाम से, वो कैसेट था, उसमें तो सीडी का भी जमाना नहीं था। तो उस समय जब होता ये था कि जो कैसेट का दुकान होता था ना, उन लोग उस पर चालू रखते थे। तो स्कूल जाते समय, मतलब मार्केट है, मार्केट के बाद स्कूल है, तो हम साइकिल पे खड़े होकर के ना इसे सुनते रहते थे, सुनते थे, बोलते यार क्या तबला बजा है ये तो, मतलब सुन के ही मैं रुक जाता था, मेरा गाड़ी रुक जाता था, बहुत देर तक सुनता, मतलब गाना सुन के नहीं, तबला सुन के। तबला सुन के, गाना तो अच्छा था ही, लेकिन तबला जब उसमें बजता था, और वो भी तबला रूप कुमार राठौर जो आज के मतलब बॉलीवुड के बहुत फेमस सिंगर हैं, उनका बजाया हुआ है, तो मुझे लगता था यार, मतलब अंदर से मुझे लगता था यार ये क्या है, ये मुझे करना चाहिए। तो फिर स्कूल हो गया, गांव में पैदा हुए, तो गांव में तो कोई ऐसा कोई न सिखाने वाला, न तबला मैंने देखा भी नहीं था, सिर्फ सुनता था मैं। जब कॉलेज में गए तो मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ बिहार का, तो जहाँ मेरी पैदाइश है वो है जहानाबाद जिला, और वहाँ से पटना जो है राजधानी बिहार की, वो कम से कम 80-90 किलोमीटर है। तो गांव में स्कूल होता था सर, कॉलेज नहीं होता था। उस जमाने में कॉलेज जो मतलब बड़ी सिटी जो होती थी ना, वहीं होता था। तो होता ये था कि हमारे घर के कुछ लोग जो थे, हमारे चाचा थे और वो लोग रहते थे पटना में, तो हमारे के यहाँ के जितने लड़के थे ना, सब स्कूल करके सब पटना चले जाते थे पढ़ने के लिए। जब पटना गए तो पटना में 12वीं का एग्ज़ाम हो गया, ऐसे और थोड़ा बहुत अपना ढोलक लेकर के, और ऐसे स्कूल में बेंच पे पीटना रहता था। तो मेरे बड़े भाई थे, तो उन्होंने बोला यार ये पीटते रहते हो बेंच, थोड़ा सीख लो ना, अभी एग्ज़ाम हो गया, 2-3 महीना टाइम है, थोड़ा ढोलक सीख लो। तो वहाँ से उन्होंने ढोलक सीखने के लिए बोला। तो मेरा जो कॉलेज था पटना में, अपना पटना कॉलेज, तो पटना कॉलेज के सामने एक था नवरंग ललित कला केंद्र, जहाँ पे गाने बजाना सिखाया जाता था। तो मैं शाम को सर वहीं चला गया, पूछे वहाँ गए तो बोले कि क्या चाहिए आपको, तो मैं बोला ढोलक सीखने आया हूँ। बोले ठीक है, ढोलक तो सीख रहे हैं, लेकिन यदि सीखना है तो तबला सीखिए, ढोलक में शास्त्र नहीं है, शास्त्र तबले में है, और इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अपना प्रयाग संगीत समिति उस समय मतलब यूनिवर्सिटी है, जैसे भातखंडे कॉलेज है, उसी तरह से, तो वहाँ से आपको डिग्री भी मिल जाएगा और आप तबला भी सीख लेंगे। बोले कोई नहीं, डिग्री मिले या नहीं मिले, हमको तो तबला सीखना है, तबला ही चाहिए था, तबला ही सीखना है। तो तबला सीखने चले गए तबला सीखने लगे, तो फिर अंदर का जो संगीत था ना, अंदर का जो कलाकार था, फिर कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी को मालूम चला कि भाई आपका लड़का आप तबला सीखना शुरू कर दिया, तो घर में कोहराम मच गया। बोले यार ये गाने बजाना करके क्या होगा, तबलची बनेगा, तबलची बनेगा, बाई जी के कोठे पर बजाएगा, कहाँ बजाएगा, मतलब गांव में जैसा लोग सोचते हैं, जैसा होता है। तो मैंने यही सोचा कि भाई अब उस जमाने में वो सब था नहीं, लेकिन लोग सोचते जरूर थे। फिर मैंने सोचा ये भी करके देखिए, ज़िंदगी एक है, अब नौकरी तो मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। उस समय मैंने सोच लिया था कि नौकरी मेरे से नहीं होगी, कहीं सर्विस करना हो, मैं सुबह 10 बजे जाना, वो मेरे से नहीं होगा। तो मैंने तबला को ही फिर
पूरा समय दे दिया। देना शुरू कर दिया। और फिर वहाँ फिर यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम होते थे उसमें भाग लेना शुरू किया। फिर रेडियो में थोड़ा बहुत युवा कुछ करके युवा मंच होता था एक। युवा मंच या कुछ ऐसा होता था, जो आज के नए कलाकार, युवा कलाकार, तो उसमें भी जाकर के कुछ परफॉर्मेंस करते थे। तो ऐसे करते करते ये चालू हो गया। फिर तो तबला जब से जिंदगी में आया जी, तब से जिंदगी में क्या क्या बदला? देखिए तबला संगीत एक ऐसा चीज़ है ना कि मैं अभी भी जैसे कभी कभी थका रहता हूँ स्टूडियो में, सुबह से शाम तक स्टूडियो में रोज़ ये इधर जाओ उधर जाओ। जब थक जाता हूँ घर पे जाके ना, तो मतलब ये होता है कि यार क्या करें, क्योंकि स्टूडियो का प्लेइंग बिल्कुल अलग है, आपका जो घर का प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अलग है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैं थक जाता हूँ, जब बहुत परेशान रहता हूँ, जब तबला लेके 1-2 घंटा बैठ जाते हैं, जैसे अंदर शरीर में बहुत आपको सुस्ती लग रहा है यार सब शरीर टूट रहा है, आप 1 घंटा रियाज करो एकदम फ्रेश हो जाओगे। क्या बात। हाँ, यदि कुछ किसी तरह की कोई तकलीफ है, मैं कुछ भी रहता है, मैं 1-2 घंटा तबला बजा, यदि जिस दिन मैंने तबला नहीं बजाया तो समझिए कि उस दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लगता है यार कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। जैसे होता है ना, घर का कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी ब्याह में गाँव चले गए या कहीं चले गए, तो आपके पास तबला नहीं है तो नहीं बजा सकते, तो वो फिर 2-3 दिन बाद लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और सच्चाई यही है कि मेरे से संगीत छूट गया, तबला छूट गया, तो मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा। ऐसा है, क्योंकि कैसे जिएगा आदमी, कुछ है ही नहीं आपके जिंदगी कुछ है नहीं, कुछ तो है। ये सब चीज़ तो है। अब देखिए यही होती है एक कलाकार की मनोदशा, क्योंकि उसको अपने क्रिएटिविटी की अभिव्यक्ति चाहिए होती है, एक्सप्रेशन चाहिए होता है। और अभी तक आप सिंगर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर को देखते आए हैं। मेरा जो मकसद है वो म्यूजिशियंस को अपने चैनल पे लाने का यही है कि आप इनकी अंदरूनी चीज़ों को भी समझें, आप देखें कि इनका कितना जुड़ाव है, जबकि ये परोक्ष रूप से डायरेक्ट आपके सामने नहीं आते हैं, उतना नाम इनको नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो साधना है, जो संगीत के प्रति इनका प्रेम है, वो कितना अच्छा है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसलिए हमारा मूल मंत्र है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है और कला ही यथा संसार। कला से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जो आपने कहा कि अधूरापन आ जाता है, ये तो है चीज़ अपने आप में, लेकिन जब आप म्यूजिक कंपोजर के पास जाते हैं और वो आपको अलग अलग कंडीशन में बांध के बोलता है ऐसा रिदम चाहिए मुझे, वैसा चाहिए जी, उस समय में आपकी की हुई तैयारी कितने काम आती है? देखिए अभी जो बॉलीवुड में या जो आप जो भी रिकॉर्डिंग के रूप में जो भी बजाते हैं, भजन बजाएं या गज़ल बजाएं, बॉलीवुड का गाना, सब गाना ही होता है। और होता ये है कि जैसे आपको एक सीन मिला कि भाई मुझे इस तरह का गाना चाहिए, ये सीन है हमारा, जैसे पिक्चर का गाना है तो पिक्चर का गाना बोलते हैं भाई मुझे ना जैसे कुछ इस तरह का रोमांटिक सीन है, रोमांटिक गाना है, या कुछ दर्द भरा गाना है, या कुछ नौटंकी टाइप है। तो जैसे ही आपको रोमांस दिखाना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जैसे आपने अलग मूड के। हाँ, मतलब अगर मैं बोलूं कि कॉमिक वाला चाहिए, कॉमेडी वाला चाहिए, तो वो अलग आएगा, रोमांटिक अलग आएगा, सैड अलग आएगा। थोड़ा सैंपल देखिए कैसा होता है। जैसे आप जैसे पंचमदा को बहुत सारे गाने में मादल यूज किया हुआ देखा होगा, कांछा रे, अब और रोमांस है उसमें। अब उसमें इसमें तो मैं नहीं बजा सकता हूँ मैं, क्योंकि वो मादल बजा हुआ है, लेकिन अभी चल रहा है ना, अब उस पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये यहाँ एक आदमी बजा रहा है इस चीज को, एक अलग, अच्छा वो साथ में एक अलग चीज चल रहा है। और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब ये डफ हो गया, एक बड़ा सा डफ होता है बोल सा, उसको इसको सपोर्ट करने के लिए ये छपकी हम लोग इसको बोलते हैं, तो इसको अब ये आपको हैप्पी जैसे ही बजेगा ना तो आपको हैप्पी फील होना शुरू हो जाएगा। राइट। अब यही जैसे अब कोई अब ये जो छपकी है, यही कोई दर्द भरा गाना है उसमें भी यूज होता है, उसमें चाटी नहीं यूज होता है, उसमें भी, लेकिन उसका टेम्पो कम हो जाएगा, चाहे वो ताल चेंज हो जाएगा। ये एक हरवा में है, वो पता चला दीप चंदी में चला गया, वो है अब ये गाना जो है, अब आप जैसे वो एक गाना था कोई मुझे याद नहीं आ रहा कोई पिक्चर का गाना, लेकिन वो एलपी का म्यूजिक है, आजकल मेरा अब एक अलग मूड हो गया। तो हर एक अब उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी बने हुए हैं। तबला जो है, तबला तो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें शास्त्र है, शास्त्र सब में है। अब यह है कि जन्मा इसी से, सबसे बड़ा जो हमारा जो पुराना जो भारतीय जो रिदम इंस्ट्रूमेंट है वो है शिव जी का मृदंग, मतलब पखावज। वहीं से बोलते हैं कि
अमीर खुसरो ने फिर बाद में उसका बाएं काट के बीच में से इसको बाएं बनाया, इसको चाटी बनाया। अब वो तो पौराणिक चीज़ें हैं, वो तो भाई किताबों में है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन पखावज बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट है, तबला बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट है। अब ढोलक आ गया, तो जहाँ फोक की बात आएगी वहाँ ढोलक आ जाएगा, नौटंकी की बात आ गई तो वहाँ ढोलक आ जाएगा। मान लिया आपको कोई बिहार का या कहीं का नौटंकी जैसा करना है तो बिना ढोलक के उसके सोच नहीं सकते हैं। राइट। अब मान लिया यहाँ का कुछ महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, हाँ। तो महाराष्ट्र का जैसे लावणी ओके, वो ढोलकी हो जाता है। लेकिन थोड़ा मूड के लिए बता सकते हैं जैसे कैसे? अब आगे ना अब टन टन टन, अब ये लावणी जैसा एक साउंड करेगा। इसमें बहुत सारे ठेके हैं, डिपेंड करता है गाना कैसा है। तो वो है कि ये मूड उसका अलग हो जाता है। अभी एक क्या है ना, तबला है ना तो इसका साउंड है, लेकिन जो ढोलकी का साउंड है ना बहुत हाई पिच का होता है, तो वो Loud उसका होता है एक, एकदम। हाँ, तो उसका अपना खुला बायां और उसका अंदाज एक प्लेइंग का अलग होता है। अच्छा, मैंने देखा कई बार सीन्स में भी यूज होता है, जैसे मान लो कॉमेडी सीन चल रहा है उसमें भी यूज होता है इस तरीके जैसे जैसे आपको याद होगा कि एक पिक्चर आई थी शोले। शोले। अब शोले में हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबला वादक पंडित श्यामता प्रसाद मिश्र, उनको लोग प्यार से गोदई महाराज बोलते थे। तो बैकग्राउंड में चल धन्नो करके है ना, भाग रही है वो, तो उसमें जो तबला बजा हुआ है तो उसमें पीछे में बैकग्राउंड में तबला बज रहा है। ओहो। तो तबला जो बज रहा है वो जो है, अब उसमें एक रेला है तबला, उसमें तबला में जो शास्त्र में जो रेला बोलते हैं, अब वो चल रहा है, वो बिल्डअप कर रहा है पूरा हाँ, थ्रिल। मतलब अभी इसके साथ पीछे पीछे तांगा भाग रहा है, तांगा उसमें चल रहा है। अब ये चल रहा है पीछे से एक बैकग्राउंड में। जैसे कोई मार धाड़ का सीन है, तो मार धाड़ का सीन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पखावज को हम लोग बजाते हैं तो धिन तट धिनता धिनता। अब वो सीन क्रिएट करना है, थोड़ा उसको गंभीर बनाना है, चाहे बहुत ज्यादा वो ऐसा बनाना है, तो उसमें अब ये साउंड जो है ना, ये तबला है, इसमें वो साउंड नहीं मिलेगा, लेकिन पखावज जो प्लेइंग ऑफ जो स्टाइल जो प्लेइंग है ना, ये पखावज का प्लेइंग है। तो और कॉमेडी सीन में जब यूज करते हैं तब कैसे करते हैं? कॉमेडी में तो क्या है कि कुछ भी कर दीजिए, उसमें जैसे कुछ हंस रहा है तो उसमें, अब उसमें इस तरह का कुछ, जैसे कुछ बोला, कुछ हंसने वाला सीन हुआ तो वहां पे। अच्छा, तो ये सब जो आपने अभी किया, जैसे कि आपने एल्बो रखी और उसके बाद निकाला, तो ये कई बार सोच के भी करते, क्योंकि इसके कोई फार्मूला या डेफिनेशन तो होगी नहीं। फार्मूला नहीं है, ये साउंड पैदा करना है आपको। आपको ये सोच, जैसे हम लोग डिमड़ी या बगल बच्चा, तो जैसे वो जय जय शिव शंकर का टाल, अब उसमें बगल बच्चा बजा हुआ, बगल बच्चा मतलब उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ कांख में ऐसे दबा करके यहाँ और इसको दबाते हैं, तो उसको हुड़का भी बोलते हैं। बिहार यूपी में हुड़का बोलते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ हम लोग बगल बच्चा बोलते हैं। तो ढूंढ 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 ढूंढ, अब वो जय जय शिव ढंगन, अब इसमें तो उतना अच्छा साउंड नहीं होगा क्योंकि बायां थोड़ा चढ़ा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से हम लोग उसको। तो जैसे आपने पखावज का भी बार बार जिक्र किया, और आप लोग को बता दूं कि पखावज बजाने वाले ही अब बहुत कम लोग हैं। हाँ, बहुत कम, मतलब प्रॉपर बजाने वाले बहुत कम लोग हैं। और क्योंकि पखावज अपने आप में एक बहुत अलग तरह का टिपिकल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अलग तरह का है, बहुत डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट है। एक तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, भगवान शिव का, जिसपे लोग बोलते हैं तांडव किया था। तो उसके साथ आपका कैसा एकदम से बिल्टअप हुआ एक रिलेशन? देखिए, मैं इंडस्ट्री में सिर्फ तबला लेके आया था। पटना में तबला सीखा था 4-5 साल, जो सीखा था उनसे। हाँ, हमारे वो जो गुरु थे श्री दत्तात्रेय काले, पटना रेडियो में अभी भी जिंदा हैं। मतलब मेरे समझ से 94 ईयर हो गया होगा, 1928 की पैदाइश है उनकी, और अभी भी जिंदा है। हाँ, तो तबला बजा रहे होंगे वो। पूना में रहते हैं, लेकिन ठीक है, वो भगवान उनको और उम्र दे, गुरु हैं हमारे। फिर मैंने बाद में उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब से, उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी से तबला सीखा यहाँ आकर के मुंबई में। क्या बात। तो अब देखिए, जब पखावज मैं आया था तबला लेकर के, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो देखा कि यहाँ तो आपको हर एक चीज़ जानना पड़ेगा। सिर्फ तबला से, सिर्फ ढोलक से, फिर पखावज से काम चलेगा नहीं। हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और हर एक चीज़ बजाएंगे तभी आप टिक पाएंगे। क्योंकि आज का दौर ऐसा है ना कि आदमी सोचता है कि एक ही आदमी को बुलाएं और उसी से सब बजवा लें, क्योंकि ट्रैक सिस्टम है। पहले जैसा क्या था कि सब एक साथ बजाना था, तो उसमें संभव नहीं था। लेकिन आज जब ट्रैक सिस्टम आ गया तो हर एक आदमी को क्लैरिटी चाहिए और सेपरेशन चाहिए। राइट। क्योंकि आप तबला पहले बजा लिए, ढोलक बाद में बजा रहे हैं, फिर पखावज, तो क्या होगा। कितने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भैया? मैं तो समझिए कि जो भी रिदम इंस्ट्रूमेंट हैं सब बजा लेता हूँ। और जैसे नाम के लिए बोलेंगे तो तबला है, पखावज है, ढोलक है, ढोल है, डफ है, डफली है, बगल बच्चा है, चंडा है, मादल है, ताशा है,
उसके अलावा दरबुका, वो वेस्टर्न जो होते हैं, दरबुका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अरबियन इंस्ट्रूमेंट है। जेम्बे एक साउथ अफ्रीका का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक हमारे के यहाँ होता है कॉन्गो, जिसमें तीन होता है, तीन होते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत बजता राइट है। राइट। एक होता है तुम्बा जो 2 होता है, लेकिन उसको 4-5 भी कर सकते हैं। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट तो काफी सारे हैं। तो जो भी ये जो हमारे पास रखा ये बांगो है ना? ये बोंगो है, हाँ, ये ये बोंगो बोंगो है, हाँ, हाँ। तो इस तरह के अच्छा पुराने गानों में बोंगो बहुत यूज हुआ है। बहुत गाने में सिर्फ बोंगो ही बजा हुआ है पुराने जमाने में। इनका ओपी नैयर के गाने या कुछ भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें आप सोचेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने जिसमें बोंगो बजा हुआ है। तो वो एक अलग मूड था। अभी का पूरा म्यूजिक का साउंड चेंज हो गया। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास खुद के हैं? हाँ, खुद के ही रखने पड़ेंगे। मुंबई में आदमी नहीं रह पाता, आप इतने इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं। अब क्या करिएगा, अब आज के दौर में जैसे जीना है तो उसके हिसाब से रखना पड़ता है। फिर एक घर तो पूरा इसी से भरा हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ, मुंबई में अगर जिस जगह हम बैठे हैं अंधेरी में 25,000 रुपए स्क्वायर फीट की जगह मिनिमम होगी, मिनिमम। तो आप समझ लीजिए कि ये 25,000 की जगह पे तो तबला ही रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, और ऐसे आपके 15-20 इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये जो तबला है ना, इसको तबला बोलते हैं, इसको बाया बोलते हैं। दोनों मिला के लोग बोलते हैं तबला बजा रहे हैं, लेकिन तबला इसको चाटी दाहिना या तबला इसको बोलते हैं। इसको बाया डग्गा इसको बोलते हैं हम लोग। अब ये जो तबला खाली है ना, मेरे पास 20 तबला है। ओहो, खाली इसका अलग अलग सुर के, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, लेकिन ऐसा 20 तबला है। 2 पखावज है, 4 ढोलक है, ढोल है, जेम्बे, दरबुका, इतने सारे डफ हैं और बहुत सारा। मतलब ये है कि घर में झगड़ा इसी बात का है कि यार कितना हो गया ना। वाइफ तो ये बोलते हो गया ना, कितना बजाओगे, मतलब रखो। अब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट तो रोज खरीदने का चीज है। जब भी कुछ अच्छा चीज दिख जाता है कहीं पे भी, लेते ले लें यार इसको, लेकिन फिर वो एक रखने का तकलीफ, क्योंकि इतने मुंबई में तो सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल है, रहने का जगह नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे। हमारा तो एक घर पूरा इसी से भरा हुआ है। अभी जो आप कर रहे हैं, रिदम सेक्शन करते हैं जी, तो एक तो है खुद की संतुष्टि होना। जी जी। और जब आप, मैं ये सवाल सभी लोगों से पूछता हूँ, जब वो गाना बजते हो ऑन स्क्रीन आप देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि यार लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तब वो जो फील होता है वो आपका अपना होता है, खुद का होता है, वो कैसा लगता है उस टाइम पे? तो अच्छा ही लगेगा कि भाई जिस गाने के आप पार्ट हैं, चाहे आपने तबला बजाया हो, ढोलक बजाया हो, कोई सितार बजाया हो, कोई फ्लूट बजाया हो, किसी ने गाया हो, चाहे किसी ने एक्टिंग किया होगा, सबका उसमें सहयोग तो सबका है। और अच्छा तो लगता ही है कि भाई हमने जो गाना बजाया वो हिट हुआ। अब ये है कि आज एक सुविधा, मतलब सुविधा क्या है कि वो पहले ज़माने में नहीं था। और जैसे लता जी के साथ भी ये घटना घटती थी कि उनका ही इंटरव्यू है लता जी का, मैंने एक बार सुना था कि भाई जब मैं गाना गाया और गाने हिट हो गए तो लोगों को मालूम नहीं था गाया कौन, क्योंकि पिक्चर में नाम सिंगर का नहीं होता था। उसके अलावा बहुत साल तक लोग फिर वार्ड में म्यूजिक का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कोई कैटेगरी। धीरे धीरे तो उसमें लड़ाई लड़ा उन्होंने कि भाई मेरा नाम डालो, फिर म्यूजिक का तुम कैटेगरी नहीं, खाली म्यूजिक। जो अब पहले के ज़माने में तो म्यूजिक ही हीरो था, पिक्चर बनती थी लेकिन गाने बहुत सारे होते थे और म्यूजिक कितने हिट होते थे। तो उसी तरह से आजकल के दौर में जैसे आपने बजाया और आपका नाम ही नहीं है तो कौन जाना कि आपने बजाया। लेकिन आज के दौर में आप देखिए जितने भी बड़ी पिक्चरें बनती है, जो भी जिसने भी काम किया है म्यूजिशियन, खास करके म्यूजिशियन के साथ ही बदनसीबी थी। स्पॉट बॉय का नाम था, म्यूजिशियन का नाम नहीं था, लेकिन अब आज लोग देते हैं। और देना तो पहले भी चाहिए था, नहीं दिया वो। उस जमाने में लोगों ने बोला नहीं, क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं था। मैं होता तो जरूर लड़ाई करता कि नाम दो, क्योंकि नाम ही देखिए, पैसा तो क्या है, आज कमाए कल खत्म हो गया, नाम रह जाएगा। तो नाम नहीं है तो फिर किसी पैसे का उसका कोई मतलब ही नहीं होता। पैसा तो आदमी सब लोग कमा ही रहा है। अभी तक कौन कौन से कंपोजर्स के साथ आपने काम किया और प्रोमिनेंट फिल्म कौन सी है? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी 1998 में आनंद मिलन के साथ। उनके साथ शुरुआत हुई थी और उनके साथ बहुत सारी पिक्चरों में बजाया। मुझे तो नाम भी नहीं याद है, लेकिन बाद में था ना वो दुल्हे राजा और कौन बहुत सारी पिक्चरें मुझे, जानवर, तो काफ़ी सारी पिक्चरें मुझे जो याद आ रहा मैं बता रहा हूँ। नहीं तो कम से कम उनके साथ 50 से 100 पिक्चर के बीच में मैंने उनके गाने बजाए। उसके बाद इस्माइल दरबार साहब के पास उनके साथ काम किया काफ़ी, देवदास, या उसके अलावा भी काफ़ी सारे उन्होंने पिक्चर। अच्छा, उसमें भी रिदम बहुत अच्छा है। हाँ। फिर अपना इनके काफ़ी सारे गाने बजाए, अपना प्रीतम दा के। ओके। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों का गाना बजाया। लेकिन अब ये होता ये है कि आप जैसे टी सीरीज में बहुत सारे, अभी एक गाना आया, अरिजीत सिंह ने गाया गाना, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज तो ना होगी, बहुत हिट गाना है, अभी एल्बम हुआ तो उसमें बजाया था मैंने। इसके अलावा बहुत सारे गाना बजाते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग को मालूम ही नहीं होता कि कौन सा गाना है, ट्रैक पे सिर्फ बजा के आते हैं, अरेंजर बोलता है भाई ये बजा दो। अब बाद में मालूम चलता है, जैसे एक अभी गाना प्रीतम दा का ही गाना है अपना, क्या तो एक कलंक पिक्चर आई थी ना, तो कलंक में एक गाना था वो
बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बहुत सुपर हिट गाना है। तो उसमें भी बजाया था। इसके अलावा काफ़ी सारे गाने बजाता हूँ, उससे मालूम चलता है। एक काफ़ी सारे गाने मैंने इनके ही बजाए, अदनान सामी का ही बजाए हैं, और भी लोगों के काफ़ी, नितिन अपना ये जतिन ललित के ही बजाए हैं, फिर विशाल भारद्वाज के ही बजाए हैं। तो ये बजाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखिए इतने पुराने हो गए कि याद भी नहीं रहता किस पिक्चर में। तो बजाए तो सबके साथ है, काम किया। ठीक है, आप इसी तरह से अपनी कला के साथ बहुत खुश रहें, और जितनी स्माइल आपके चेहरे पे आ रही है वो बता रही है कि आप इस रिदम के साथ कितने अच्छे से जी पाते हैं, जैसा आपने कहा कि अधूरा फील करते हैं। थैंक यू वेरी मच श्रीधर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे श्रीधरचारी, रिदमिस्ट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खुद के लिए। जैसे एक किताब पढ़ने का शौकीन आदमी अपने शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखता है, ऐसे ही म्यूजिशियन अपने पास बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखता है। एक बहुत ही कमाल की बात उन्होंने कही कि जब वो थक जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं। नॉर्मली होता यह है बाकी काम काजों में कि आप काम काज करके थक जाते हैं, लेकिन ये ऐसा काम करते हैं जिससे कि ये फ्रेश हो जाते हैं, और जब नहीं बजा पाते तो अधूरापन सा फील करते हैं। इनके इस डेडिकेशन को, इनके इस प्यार को आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप रिदमिस्ट को या म्यूजिशियंस को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि म्यूजिशियंस को भी उनका हक मिले, उनका राइट मिले, उनकी पोजीशन मिले। यही जॉइन फिल्म्स का मकसद है और यही आपसे चाहत भी है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।